दर्शकों, मेरे चैनल आत्म मंथन पर आप सभी का एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा आज का जो विश्लेषण है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। इन 2.5 वर्षों में कौन कौन से ग्रह किस तरीके से गोचर करेंगे, किस ग्रह का कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और शनि अपनी इस ढैया के कार्यकाल में जातक को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, कितना लाभ, कितना हानि, कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी और कितना सुख प्राप्त होगा। आज इसी का विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ऊपर एक कुंडली का मैंने निर्माण किया है जो वृश्चिक राशि की कुंडली है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में 8वीं राशि पर चंद्रमा विद्यमान है वो सभी जातक वृश्चिक राशि के हैं और मेरा आज का विश्लेषण उन सभी जातकों को समर्पित। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुंडली के चौथे भाव में 11 अंक लिखा है जो कि कुंभ राशि है और इस पे शनिदेव विराजमान है। इसके ठीक पश्चात पंचम भाव में 12 अंक है। गुरुदेव और मंगल देव इस भाव में विराजमान है। छठे भाव में मेष राशि है जिस पर राहु शुक्र देव के साथ गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि है इसके बाद, और वृषभ राशि पर बुध देव का गोचर है और सूर्य देव मिथुन राशि पर विद्यमान है। केतु देव तुला राशि पर गोचर कर रहे हैं। ये वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली की इस समय की स्थिति है। मैं प्रारंभ करूंगा पंचम भाव से। पंचम भाव में आप देख पा रहे होंगे कि गुरुदेव अपनी स्वयं की राशि में मंगल देव के साथ गोचर कर। अब गुरु यहां पर अपनी स्वयं की राशि में है और अति विशिष्ट कारक होते हैं वो 5वें भाव में, यानी कि वो जो भी फल देंगे वो कई गुना बढ़ा देंगे। मंगल उनके मित्र हैं और अपनी मित्र राशि में त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो इस भाव का बहुत ही शुभ और अच्छा परिणाम जातकों को प्राप्त होना चाहिए। कहते हैं गुरुदेव जिन भावों में विराजते हैं और जिन भावों पे वो दृष्टि डालते हैं वो भाव अगर पापग्रस्त हो, अगर अशुभ फलदायक हो तो वो उसमें शुभता ला देते हैं, और जिन भावों पे वो विराजते हैं उन भावों में अगर शुभता है तो और भी परिणाम को बहुत बेहतर कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक नजर में देखने पर जातकों यहाँ पर ऐसा लगता है कि पंचम भाव की ये स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत जबरदस्त और शुभ परिणाम देने वाला है, किंतु मैं आप सबका ध्यान कुंडली की एक स्थिति के तरफ आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मेरा आज का जो विश्लेषण है थोड़ा सा सूक्ष्म विश्लेषण में लेकर आया हूं ताकि आप समझ सके, और मेरी कोशिश है ऊपर जो कुंडली का निर्माण हुआ है उसमें आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए, ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं जो भी बातें कह रहा हूं किस आधार पर कह रहा हूं। देखिए, पंचम भाव में गुरु और मंगल का गोचर है और ठीक इसके ऊपर शनि देव 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान है। इसके ठीक आगे राहु
मेष राशि पर शुक्र देव के साथ विराज। अब राहु पापी ग्रह, शनि भी पाप ग्रह, इन दोनों ने यहां पर पंचम भाव को पाप कर्तरी में ले लिया। अब हमारे गुरुओं का, हमारे ऋषियों का, मुनियों का, ग्रंथकारों का ऐसा मानना है, उन्होंने जगह जगह इस बात का वर्णन किया है कि यदि कोई भी भाव या ग्रह पाप कर्तरी में आ जाता है तो वो किसी भी हालत में अपना शुभ परिणाम नहीं दे पाता। तो ये स्थिति तो यहाँ पे बन गई ना। आप मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें। अब जब ये स्थिति बन गई तो गुरुदेव और मंगल देव अपना शुभ परिणाम कैसे दे पाए? किंतु गुरुदेव यहाँ पर अति विशिष्ट कारक है और मंगल उनके मित्र हैं, सेनापति हैं और महामंत्री की यहाँ पर बहुत शानदार योगी है। तो ये लाभ तो देंगे, पर जिस स्तर का फल आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता था, उस स्तर का फल किसी हालत में प्राप्त नहीं होगा। हाँ, एक स्थिति निर्मित हो रही है कि यहाँ पर जो अशुभता थी, पाप कर्तरी में आने के बाद इस भाव में जो आपको क्षति हो सकती थी, नुकसान हो सकता था, उससे गुरुदेव मंगल देव आपकी रक्षा करें। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे हैं। अब अपन अगले भाव पे चलते। अगला भाव है छठा भाव। छठा भाव में 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि लिखी है और इस पे राहु देव शुक्र देव के साथ विराजमान है। अब यहां पर आप ये देखिए कि शुक्र देव यहां ज्यादा नहीं है। 18 जून को यहां से गोचर करके ये दूसरी राशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। यानी शुक्र देव का प्रभाव यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो यहां पर विराजमान है सिर्फ राहु और 5वें भाव से मंगल गोचर करते हुए 1 नंबर की राशि मेष राशि पर 27 जून को आ जाएगी। अब जब मेष राशि पर मंगल आ जाएंगे तो ये छठा भाव 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग लगा देते हैं। यहां पर मंगल ने विपरीत राजयोग लगा दिया, यानी कि 6, 8वें और 12वें भाव का जो अशुभ फल, जो कुंडली में इन भावों को बहुत अशुभ माना जाता है। हमारे सभी ऋषि भृगु, ऋषि पराशर, जैमिनी, सबका ये मानना था कि अगर कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में ना हो तो ज्यादा बेहतर है। किंतु अगर विपरीत राजयोग लगता है तो वो जो ग्रह है आपको विपरीत फल देता है, जैसा कि उसका नाम है उसी हिसाब से फल देता है। यानी जो चीज अशुभ होने वाली थी वो सब शुभता के साथ प्राप्त होगी। मंगल ने यहाँ पर राजयोग तो लगा दिया, तो विपरीत राजयोग लगा दिया। किंतु आप एक चीज की ओर मैं आपका फिर से ध्यान ले जाऊंगा कि राहु इसी भाव में बैठे हैं और मंगल और राहु परम शत्रु हैं और साथ में ये अंगारक योग बना दिया है। तो अंगारक योग से क्या प्रभाव पड़ता है? अंगारक योग जिस भाव में लगता है उस भाव को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, बहुत नुकसान करता है उस भाव। किंतु इसमें कुछ चीजें और देखने की होती है कि कौन सा ग्रह ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, अंशों में बलवान है, कुंडली में किस ग्रह की क्या स्थिति है, इस सब पे भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे एक बात है कि विपरीत राजयोग लग जाने के बाद मंगल राहु से ज्यादा बलवान होगी, तो मंगल अपना प्रभाव देगा और शुभ प्रभाव देगा। अब शुभ प्रभाव क्या आएगा? छठे भाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? छठा भाव है आपके शत्रुओं का, आपके विरोधियों का, कोर्ट कचहरी का, विवादों का, छोटी मोटी बीमारियों का, ऋण कर्जे का। अब इस जगह पर मंगल आपको शुभ परिणाम ये देगा कि जिनसे भी आपका विवाद है या जो भी आपकी शत्रुता रखते हैं, शायद उनसे कंप्रोमाइज हो जाए। जिनकी कोर्ट कचहरी में कोई विवादित स्थिति बन रही हो तो शायद वो स्थितियां
आपकी सेटल हो जाए, कंप्रोमाइज हो जाए। कर्जे की स्थिति में ये हो सकता है कि आपको बैंकों से आप कोई घर, गाड़ी या किसी जरूरी काम के लिए कर्जे के लिए प्रयासरत हो, तो शायद वो कर्जा आपको मिल जाए, किंतु ये थोड़ा आसान नहीं है। कारण है, राहु अपना पूरा प्रभाव डालेंगे कि आपके इन कामों में विघ्न डालें। शत्रुओं की जहां तक स्थिति है, शत्रु आपके साथ में विवादित जरूर होंगे, पर यहां पर मंगल अपने प्रभाव से कभी भी शत्रु आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये तय। तो शत्रु आपके सामने कमजोर रहे। अब चलते हैं अगले भाव। अगले भाव पर जहां पे कि शुक्र 18 तारीख को, जैसा मैंने बताया, कि यहां पर विराजमान हो रहे हैं और बुध के साथ में। अब बुध और शुक्र की जो युति है वो बहुत प्रबल मानी जाती है। शुक्र और बुध परम मित्र हैं आपस में। और एक और यहाँ पे योग लग रहा है वृश्चिक राशि के जातकों को इस कुंडली पर, वो लग रहा है मालव्य योग। अब ये मालव्य योग जो लग रहा है, ये योग ऐसे लगता है कि यदि शुक्र अपनी स्वयं की राशि या उच्च राशि में केंद्र स्थान में जाकर बैठ जाए तो मालव्य योग का निर्माण हो जाता है। तो शुक्र अपनी स्वयं की राशि 2 नंबर की राशि पर, वृषभ राशि पर विराजमान हो गए हैं, तो ये मालव्य योग का निर्माण यहाँ पर हो गया। इसको देखकर के ये लगता है कि ये बहुत शुभ परिणाम देगा। और साथ में बुध भी बैठा है। अब ये घर जिन चीजों का कारक है और शुक्र जिनके कारक है, उन चीजों में भारी सफलता मिलेगी। शुक्र कारक हैं आकर्षण के, ऐश्वर्य के, सौंदर्य के, धन वैभव, आपके प्रेम प्रसंग, भोग विलास, काम वासना, लव रोमांस के भी कारक शुक्र हैं। अब यहां पर शुक्र आपको बहुत ज्यादा रोमांटिक और बहुत ज्यादा उत्साहित कर देंगे। आपका ये जो 7वां घर है, ये पार्टनरशिप का भी है। तो पार्टनरशिप में आपकी लाइफ पार्टनर यानी पत्नी या पति और आपके बिजनेस पार्टनर भी इसमें आ सकते हैं। ये घर व्यापार को भी देखा जाता है, क्योंकि इसमें दैनिक आय को भी देखा जाता है, और दैनिक आय नौकरी से कभी नहीं होती। दैनिक आय हमेशा व्यापार में होती है। तो ये घर आपको अति लाभ की तरफ ले जा रहा है। किंतु मालव्य योग यहां पर निर्माण होने के साथ में आपको लव रोमांस यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी ले जा सकता है। तो जिन जातकों का विवाह हो चुका है, उन्हें यहाँ पर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। अब सचेत क्यों रहना है वो मैं बताऊंगा। या जिनका विवाह नहीं भी हुआ, जो प्रेम में है, उनको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद इसका वर्णन करूंगा। व्यापार में आपको लाभ होगा, और ये जो योग निर्माण हो रहा है बुध के साथ में, क्योंकि बुध स्वयं व्यापार के कारक भी हैं और स्वयं शुक्र के साथ में मालव्य योग में बैठे हैं अपने मित्र के घर में, तो ये एक नजर में तो बहुत ही जबरदस्त लाभदायक योग दिख रहा है, जिसमें धन, वैभव, ऐशो आराम की बड़ी सफलता होती हुई दिख रही है। किंतु जातकों, मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करूंगा सूर्य की स्थिति, जो कि मिथुन राशि पर विराजमान है। अब आप देखिए कि एक बार फिर से राहु प्रथम राशि पर यानी मेष राशि पर और सूर्य तीसरी राशि पर, ये दोनों क्रूर ग्रह हैं और राहु के साथ मंगल भी क्रूर ग्रह है। इन तीनों ने फिर से शुक्र और बुध को
और सप्तम भाव को पाप कर्तरी में ले लिया। अब देखिए यहां पर फिर से ये विडंबना है कि एक योग का निर्माण हुआ, इतने सारे योग, राजयोग निर्माण हो रहे हैं, किंतु बार बार वो किसी न किसी स्थिति या दुविधा में फंसते हुए। अभी मैं जो प्रेम प्रसंग का वर्णन कर रहा था वो यहीं से निर्माण हो रहा है। ये जो पाप कर्तरी है ये जातक की मति को भ्रष्ट कर सकता है। यदि कोई प्रेम में है तो वो अपने पार्टनर के साथ में कुछ ऐसी व्यवहारिकता में आ सकता है, जैसा कि आप कई बार खबरों में, न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि पुलिस स्टेशन पर जाकर उसके पार्टनर ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। तो शुक्र पाप कर्तरी में रहकर इस स्थिति में आपको ला सकते हैं। जिनका प्रेम है उनको भी बचना है, जिनका विवाह हो चुका है और जो एक्स्ट्रा अफेयर्स की तरफ है उनको भी इस स्थिति से बहुत बच के रहना है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और फिर जब ये पाप कर्तरी में आया तो व्यापार में जो आपको अति लाभ की स्थिति थी या बहुत सारे धन की स्थिति थी, आपको लाभ होगा। मालव योग है तो वो अपना लाभ देगा, बुद्ध वहां पे बैठे हैं वो भी अपना लाभ देंगे, किंतु वो परिणाम नहीं आएंगे जो रातों रात आपको बिल्कुल बड़ी ऊंचाइयों तक ले। अगली राशि पे जहां पे मिथुन राशि पर सूर्य विराजमान है, ये भाव 8वां भाव, 6वां, 8वां और 12वां कुंडली का भाव अशुभ भाव होता है, मारक भाव माना जाता है। 8वें भाव में सूर्य का बैठ जाना ये ठीक नहीं है। सूर्य उष्मा के कारक है, अग्नि के कारक है और ये भाव अंधकार का कारक है, पाताल का कारक है। ये भाव बड़ी बीमारियों का कारक है। इसी भाव से आध्यात्म, तंत्र मंत्र, ज्योतिष का भी इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव में दुर्घटना भी इसी भाव से होती है और मृत्यु का घर भी इसी को माना जाता है। दर्शकों, इस भाव में सूर्य का बैठना फिलहाल अच्छा नहीं है। तो सूर्य इस भाव में बैठ करके आपको, क्योंकि अग्नि के कारक है और जीवन की बात आ रही है, तो जीवन आपके जो लाइफ है उसको थ्रेट कर सकते हैं। तो यहां पर स्वास्थ्य के प्रति वृश्चिक राशि के जातकों को अत्यंत सचेत रहने की जरूरत है। बाकी चीजों में जैसे दुर्घटना की बात मैंने कही, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती हैं। आध्यात्म, तंत्र मंत्र, पूजा और इन चीजों में आपकी थोड़ी रुचि कम हो सकती है, ईश्वर के प्रति आस्था आपकी कम हो सकती है, तो वो उतना अफेक्ट नहीं करेगा। किंतु जो स्वास्थ्य संबंधी बातें मैंने कही वो अति महत्वपूर्ण है, उधर आपको ध्यान देने की बहुत अत्यंत आवश्यक है। अब अपन चलते हैं 12वें भाव पर, जहां केतु विराजमान है, तुला राशि। केतु 12वें घर में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं और केतु अकस्मात एकदम से कुछ देने के कारक होते हैं। अब ये यहां पर शुभ प्रभाव में, अब ये क्या दे सकते हैं? ऐशो आराम की वस्तु है, विदेश से संबंधित जो भी है, मान लीजिए विदेश से आपका कोई व्यापार है, कोई लेन देन है, या आपकी विदेश जाने की इच्छा है घूमने फिरने के लिए या व्यापार के लिए, आप घर को या कुछ अपने डेकोरेशन पर, साज सज्जा पर कुछ खर्च करना चाहते हैं, उन चीजों में, मौज मस्ती में और घूमने फिरने में ये खर्च करा सकते हैं। किंतु जो कुछ भी होगा उससे आप संतुष्ट होंगे, खुश होंगे।
केतु मोक्ष के कारक भी है। अब यहां पर मोक्ष से मेरा मतलब मृत्यु वाले मोक्ष से नहीं। यहां पर मोक्ष का मतलब है कि आपके कुछ सपने होंगे कि एक बड़ी गाड़ी ले लो, फलाना मकान कर लो, ऐसा मेरा घर होना चाहिए, या फलानी जगह मुझे जाना है, या एक बार उस कंट्री में मुझे घूम करके आना है। जो भी आपका सपना हो जो पूरा नहीं हो पा रहा, तो जो जीते जी जो सपना पूर्ण हो जाता है वो केतु के द्वारा पूर्ण होता है, और वो जीवन काल में जो सपना पूर्ण होता है उस मोक्ष की बात मैं कर रहा हूं। तो दर्शकों, मैंने आपको यहां पर अभी तक जितने भी ग्रह गोचर कर रहे हैं उनकी स्थिति से अवगत कराया, और कुंडली में हो रहे निर्माण की तरफ और स्थिति परिस्थितियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की मैंने कोशिश करी। अब मैं इस वीडियो को बनाने के असली मकसद की तरफ आ, जिस कारण से मैंने ये वीडियो बनाया है वो है शनि की ढैया। तो अब मैं यहां पर जो विश्लेषण दूंगा वो शनिदेव का दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर कुंडली में शनिदेव कुंभ राशि पर केंद्र भाव में चौथे भाव में 11 नंबर की राशि पर विराजमान, और यहां पर शनिदेव शश नाम का राजयोग लगा रहे हैं। अब भृगु संहिता में ऋषि भृगु ने इस बात का वर्णन किया है कि शनि जहां पर बैठते हैं वहां पर बहुत उच्च फल देते हैं, और जहां पर दृष्टि डाल देते हैं वहां के प्रभाव में कमी ला देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। किंतु यहां पर शनि शश नाम का जो राजयोग लगा रहे हैं उसके चलते इनकी दृष्टियां भी शुभ पड़ने वाली है। तो शनिदेव विराजमान है चतुर्थ भाव। अब चतुर्थ भाव काय का है? माता का है। अगर माता के स्वास्थ्य में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो उसमें लाभ होगा, उन्हें आराम होगा। और यदि जातक या जातिका का अपने माता के साथ में कोई विवादित स्थितियां हैं तो वो स्थितियां फिर से ठीक होती हुई नजर आएंगी। ये घर चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भी है। आप कोई नया घर भवन खरीद सकते हैं या प्लॉट लेकर के उस पर निर्माण कर सकते हैं, या अपने पुराने भवन को रिनोवेट कर सकते हैं, या वहां पर कुछ नया कंस्ट्रक्शन करके उसको बड़ा कर सकते हैं। यही स्थिति गाड़ियों के साथ भी है। आप अपनी पुरानी वाहन को बेचकर नया वाहन ले सकते हैं। तो चतुर्थ भाव से जो इनका परिणाम है वो बहुत बेहतर आएगा। शश योग है तो शश योग में ये अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं। जातक को बहुत पारिश्रमी मेहनती बना देते हैं, और अपने कार्यकाल में किसी भी हालत में जातक को अपने लक्ष्य को साधने में पूरी मदद करता है। यहां से जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो छठवें भाव का है। अब आप ये देखिए कि छठे भाव का जो मैंने वर्णन पहले किया था कि मेष राशि पर राहु और मंगल की युति से अंगारक योग लग गया, पर मंगल वहां पर विपरीत राजयोग भी लगा रहे थे। तो राहु
शनि के बहुत अच्छे मित्र हैं। पराशर ऋषि ने कहा है कि कुजवत केतु और शनिवत राहु, तो शनि जैसा ही परिणाम राहु देंगे। तो शनि तो इस समय अच्छा परिणाम देने के मूड में है, तो राहु को यहाँ पर अपनी नियति को बदलना पड़ेगा और वो छठे भाव से अच्छे परिणाम की तरफ आपको ले जाए। अब आप देखिए कि परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती हुई सी नजर आ रही है कि छठा भाव पहले जहां पर कि सब कुछ अच्छा होने से रुक रहा था, किंतु छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ सा दिख रहा है। और जब राहु बुरा प्रभाव देने से पीछे हटेंगे तो मंगल अपना अच्छा प्रभाव देने में कामयाब होंगे। हालांकि ये परिणाम फिर भी उस स्तर का नहीं होगा जैसा कि आना चाहिए था, किंतु काफी बेहतर होगा। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 10वें भाव, 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यापार या नौकरी, जो भी काम आप करते हैं उस पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अब क्या होगा, यहां पर आपको आपकी जो प्रमोशन है, जो नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट है या कुछ बड़ा बदलाव या कोई और बेहतर नौकरी, इस टाइप की कोई चीज आपको प्राप्त हो सकती है और इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। आपको धन का, क्योंकि अगर आपका प्रमोशन होता है या आप किसी अन्य नौकरी में जाते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ धन का लाभ अवश्य तौर पर आपको वहां होगा। तो कर्म क्षेत्र में आपको इसका शनि का 7वीं दृष्टि का लाभ प्राप्त होगा। जो इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो लग्न पे है। लग्न यानी वृश्चिक राशि के जातक जिसकी कुंडली है वो स्वयं, तो उस व्यक्तित्व पर सीधी सीधी इनकी दृष्टि है, तो उसके व्यक्तित्व में ये अत्यधिक प्रभाव डाल देंगे। किंतु शनि को मंद कहा गया है, इनका एक नाम मंदा भी है और ये धीरे चलते हैं, थोड़ा सा जातक को आलसी बना देंगे, अपना काम ये धीरे धीरे करेगा। शनि सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, 2.5 साल में ये एक राशि को पार करते हैं, जबकि चंद्रमा जैसा ग्रह है जो 2.25 दिन या 2.5 दिन में एक राशि से गोचर कर जाता है। तो शनि को शनिश्चराय यानी धीरे चलने वाला ग्रह इसीलिए कहा गया। किंतु जातक कितना भी धीरे या आराम से काम करेगा, पर अपने पराक्रम और अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर साधे। अब आते हैं जब शनि पुनः गोचर करेंगे 12 जुलाई को। 12 जुलाई को ये गोचर करेंगे कहां पर, कुंभ राशि से मकर राशि पर, फिर से ये वक्री होकर पीछे चले। तो फिर वहां से जो तीसरे भाव पर जहां पर ये विराजमान करेंगे मकर राशि पर, उस भाव में शनि अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। अब शनि का यहां पर पहले शश नाम का राजयोग लगाना, फिर गोचर करके वक्री में मकर राशि पर बैठना और वहां पर अति विशिष्ट कारक हो जाना, ये एक बहुत शुभ संकेत है। शनि यहां पर जातक से भरपूर मेहनत कराएंगे। जातक किसी हालत में अपने लक्ष्य को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, बहुत परिश्रम करेगा, बहुत मेहनत करेगा, काफी लग्न से अपने टारगेट को
प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। और मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि शनि खुद वहां विराजे हैं और जैसा मैं बता चुका हूं कि जिस भाव में वो बैठते हैं वहां पर भारी सफलता देते हैं, तो जातक अपने लक्ष्य को साधेगा और उसमें बड़ी सफलता भी प्राप्त करेगा। इनकी जो तीसरी दृष्टि, अब यहां दृष्टि क्या बात आ रही है, तो यहां पर शश योग नहीं है, तो इनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। अब ये दृष्टि नुकसान करेगी, ये फायदा नहीं पहुंचाएगी। अब तीसरी दृष्टि से जब ये यहां पर देखेंगे पंचम भाव पर, तो ये गुरु का भाव है, गुरु का घर है और गुरु स्वयं यहां पर विराजे हैं। इस भाव में जातक की विद्या, संतान, उसका प्रेम प्रसंग देखा जाता है। प्रेम को लेकर मैं वर्णन कर चुका हूं। अब शनि की दृष्टि भी यहां पड़ना इस बात को पुख्ता करती है कि आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपसे कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित ना हो जाए जिसकी वजह से आपको भारी संकट, किसी एलिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप प्रेम में हैं तो थोड़ा सा संयम बरतें और समझदारी का कोई भी कदम उठाएं। जिन माताओं को जो इस समय गर्भवती हैं, जिन्हें संतान उत्पन्न होने वाली हैं, गुरुदेव क्योंकि इसी भाव में बैठे हैं तो एक उत्तम संतान अवश्य देंगे और बुद्धिमान होगा संतान, सुशील और प्रभावशाली होगा। और जो जातक खुद शिक्षा के क्षेत्र में है, किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, पढ़ाई में है, उनसे मेरा आग्रह है, उनको मेरी सलाह है कि वो अपने इस बार की परीक्षा को आसान ना ले, भले ही उन्हें कितना भी ज्यादा ज्ञान क्यों ना हो, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो आपको यहाँ पर कुछ गलतियां करा सकती है और आप सफलता से कुछ कदम की दूरी पर चूक सकते हैं। इनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो ये तय है कि ये भाग्य को क्षति पहुंचाएंगे। ये धर्म कर्म का भी भाव माना जाता है, तो धर्म कर्म में आपकी रुचि को कम कर सकते हैं। भाग्य के सहारे मत रहें, भाग्य से आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे शनिदेव। आपको अपनी मेहनत से प्राप्त करना है और वो मेहनत के कारक हैं, स्वयं वहां विराजे हैं, तो मेहनत करें, अपने लक्ष्य को साधें और प्राप्त करें। भाग्य के सहारे रहेंगे तो आप निश्चित तौर पर बाद में विचलित होंगे, आपको बड़ा पछतावा होगा कि मैंने क्यों इस कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ा। 10वीं जो दृष्टि इनकी पड़ेगी वो 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव जैसा कि मैं बता चुका हूं, यहाँ पे केतु विराजमान है और तुला राशि पर है, इनके मित्र का भाव है और केतु भी इनके मित्र हैं, तो यहाँ पर कुछ परिणाम ये अवश्य अच्छे देंगे, किंतु फिर भी थोड़ा क्षति कराएंगे। आप क्षति क्या कराएंगे कि ये जो आपका व्यय है, जो केतु कराने वाले थे, जिससे आप उत्साहित हो रहे थे, वो वहां पर कुछ अत्यधिक आपसे खर्च करा देंगे, कुछ ज्यादा खर्च हो जाएगा। मौज मस्ती, ऐशो आराम, घूमने फिरने में आप अधिक व्यय कर सकते हैं। जो विदेश से आपको धन का या व्यापार का या नौकरी का या जो भी आपका लेन देन का कोई संबंध है, उसमें कुछ कमी करा सकते हैं, उतना लाभ ना आए, ऐसी परिस्थिति इस पूरी कुंडली में निर्माण। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि के जातकों पर इस समय और अगले 2.5 वर्षों में शनि की ढैया के कार्यकाल में किस तरह की स्थिति, कैसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है, कितना लाभ कितना नुकसान हो सकता है, किन चीजों से बचने की आवश्यकता है, किन चीजों को करने से आपको लाभ हो सकता है,
क्या ऐसा करें जिससे आप किसी संकट में ना फंसे। पूरा विश्लेषण मैंने अपने ज्ञान के आधार पर आपको देने का प्रयत्न किया है। आशा है आप मेरे इस वक्तव्य से खुश हुए होंगे, आपको मेरी बात में समझा पाया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि बाद में आपको पछतावा हो। शनि देव की इस ढैया में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ढैया का प्रभाव भी अमूमन शनि के 7.5 जैसा ही पड़ता है। तो ये कार्यकाल थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि 7.5 में 7.5 साल तक सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, और इसमें ढैया में कई बार पता ही नहीं चलता कि ये सब स्थिति क्यों नहीं है। इनके कुछ उपाय हैं जिससे शनि देव को शांत या प्रसन्न किया जा सकता है। एक वीडियो का मैंने निर्माण किया है, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको देखें और उसका लाभ उठाएं। आज अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। शनिदेव आप और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप सब सुखी रहें, खुश रहें। नमस्कार।